नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश और आज जो मैं आपके सामने एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो टॉपिक है अजीर्ण के बारे में, जिसे हम इनडाइजेशन कहते हैं या फिर डाइजेशन प्रॉपर ना हो पाना या प्रॉपर नहीं होना आपका डाइजेशन। तो उसके क्या कारण है, उसके क्या लक्षण है और उसकी क्या चिकित्सा है, ये हम सीक्वेंस इसको देखेंगे। हम सभी को कहीं ना कभी अजीर्ण का जो है डिसीज जो है, इंडाइजेशन जो है वो आपको अनुभव जो है कभी ना कभी तो आया ही होगा, क्योंकि बहुत बार इसका अलग अलग रीज़न हो सकता है। जैसे कि खान पान जो है आपने आगे पीछे कर लिया, कभी आप 10 बजे खा रहे, कभी आप 1 बजे खा रहे, कभी आप 2 बजे खा रहे, इस तरह से आपने टाइमिंग का जो है पालन है वो नहीं किया। टाइमिंग का मीन्स आप इरेगुलर आपका टाइम है डाइट लेने का। आपका जो भी आप सेवन करते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, जो भी आप सेवन करते हैं उसका अत्यधिक आपने सेवन कर लिया, और कुछ नाश्ते का टाइम है वो आपने गलत रख दिए, या फिर आप कुछ डाइट में हेवी ले रहे हैं, जिस तरह से कुछ पचन में जो जड़ पदार्थ है, गुरु पदार्थ है, उस तरह से ले लिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दूध या दूध की बनी चीज़ें है, या मैदे की बनी चीज़ें है, या फिर जिसको कहेंगे कि जिसको हम कहेंगे कि ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें है बनी हुई, फैट जैसी चीज़ें बनी हुई है। तो इससे कोई भी चीज़ें जो बनती है अपने घर में बनती है या फिर बाहर बनती है, बेसन की चीज़ें है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें जो डाइजेशन है वो वीक करने के लिए होती है, या इससे डाइजेशन वीक होता है। तो इसका हम प्रॉपर तरीके से अगर हम ध्यान ना दें, कहीं हम बाहर खाने चले गए, किसी पार्टी में चले गए, या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए किसी, या कोई शादी में गए, तो इस तरह के कहीं भी आप फंक्शन में चल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो खाना है वो जैसे कहेंगे कि हम एक तो हेवी हो जाएगा, टाइम बे टाइम हो जाएगा, टाइम उसका कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा, टाइम का कैलकुलेशन कुछ नहीं रहेगा। घर में आप 12 बजे खा रहे हैं, वहाँ पे आप 3 बजे खा रहे हैं, इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। या इवनिंग में आप अगर 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे खा रहे हैं, वहाँ पे आपको 10-11 बज रहे खाने के लिए, तो वो टाइमिंग का डिस्टर्बेंस, उसमें कुछ आपने हेवी चीज़ें खा लिए या कुछ मिठाई खा लिए, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके आहार पचन के लिए जो आहार रस फॉर्म होता है, और मैंने आपको इसके पहले ही वीडियो में बता दिया कि आहार रस से जो सप्तधातु जो बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरह से, तो ये जो सीक्वेंस है धातुओं का, तो ये बनने का जो जिसे कहें फंक्शन है ये चलने वाला, तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आप डाइट किस तरह से ले रहे हैं। ज़्यादा हेवी तो नहीं ले रहे आप डाइट, कुछ टाइमिंग का तो आपको गड़बड़ नहीं है। मैंने आपको आहार के विषय में एक और वीडियो अपलोड किया था कि किस तरह से आहार लिया जाता है, जिसे कहते हैं कि अहसनम, अजल्पनम, तन्मना भुंजित, उष्णम, स्निग्धम, इस तरह से मैंने आपको एक श्लोक बताया था पूरा कि आहार जो लेना रहता है वो किस तरह से लेना रहता है। जैसे कि उसी को हम आहार को ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर से कुछ बातें चल रही है, इधर से कुछ हंसी मजाक के जोक्स चल रहे हैं, या कोई कमेंट्स पास किए जा रहे हैं, आप उनमें कुछ व्यस्त है, कुछ वीडियो चल रहे हैं, कुछ टीवी का शो चल रहा है, इस तरह से कुछ आप व्यस्त हो गए। तो इस तरह का भोजन का जो प्रयोजन है वो नहीं बताया गया आयुर्वेद में। आयुर्वेद में बहुत सटीक तरीके से इसको बताया गया है कि आपको किस तरह भोजन लेना चाहिए, और आपकी निद्रा के ऊपर भी, आप निद्रा किस तरह से लेते हैं, आपको 7 आवर की आपकी नींद रहती है नहीं है, कितना आप काम होके एकदम शांति से निद्रा लेते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो जिसका मैंने कहा कि त्रय उपस्तंभ आयुर्वेद में बताया गया है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का। तो आहार उतना ही इम्पोर्टेंट, निद्रा उतनी ही इम्पोर्टेंट, और ब्रह्मचर्य उतना ही इम्पोर्टेंट। तो ये त्रय उपस्तंभ बताए गए हैं। जैसे पिलर जिसे कहते हैं ना, कि पिलर को जो सपोर्ट में और कुछ छोटे मोटे पिलर लगाते हैं, जो बड़े पिलर के साथ में कुछ छोटा पिलर लगाते हैं, उसको उपस्तंभ, जैसे स्तंभ हो गए वात पित्त कफ, और उपस्तंभ हो गए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो इस तरह आपको डाइट का जो अजीर्ण ना हो
इसका आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसके कारण फिर अलग अलग आपके डिसीज़ जो वो बन जाएंगे। जैसा कि मैं कुछ डिसीज़ का नाम भी लूँगा और उसका लक्षण भी लूँगा। अगर आपका अजीर्ण रहता है तो आपका पचन प्रॉपर नहीं होता है, जिसको हम कहेंगे इनडाइजेशन। तो अजीर्ण के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आपको उसकी जो शुद्धता की जो ढेकर आना है, वो ढेकर आपको नहीं आती है, जिसको कहीं ना कहीं तो भी कुछ खट्टा पानी मुंह में आना या फिर तीखा पानी मुंह में आना, इस तरह से आपका जो है पचन जो गड़बड़ हो जाता है। आपको हेवीनेस रहता है, जो एपिगैस्ट्रिक रीजन का रीजन है, एब्डोमेन के जो 9 रीजन है उसमें अम्बिलिकस के ऊपर वाला रीजन एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो उसमें आपको हेवीनेस लगता है या फिर फुल हुआ एब्डोमेन आपको उस तरह से महसूस होता है। कुछ गैसेस फॉर्मेशन ज़्यादा होना या फिर गैसेस आपको लगता है कि घूम रही है, गुड़गुड़ाहट जैसे आवाज़ आना, इस तरह। और आपको भूख नहीं लगती है, आपको 4-5 घंटे बाद में भी ऐसा लगता है कि आपका पेट जो भरा भरा सा है, आपकी लैट्रिन साफ नहीं रहती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, आपको सुस्तता बनी रहती है, आप प्रसन्नता महसूस नहीं करते। तो ये सभी चीज़ें जो है आहार का अजीर्ण का जो है जिसे कहेंगे कि लक्षण को दिखाती है या फिर रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका अजीर्ण हुआ है। तो अजीर्ण के कारण में फिर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अलग अलग तरह की, जैसे ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 हो गया, तो इस तरह से हाइपोथायराइडिज्म हो गया, तो ये सभी जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो ये सभी डिसऑर्डर इसमें आने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि आपको ये जो हाइपर कोलेस्ट्रॉल है या फिर डिसलिपिडेमिया है, हम लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा कहेंगे इसको, क्योंकि उसमें फिर अलग अलग LDL HDL कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इस तरह के आएगा, इसका रेशो आता है, फिर LDL HDL रेशो आता है। तो ये टोटल मिला के इसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो ये भी आपका बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो गुड्स कोलेस्ट्रॉल है वो घट जाएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ जाएगा, जिसके कारण से अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जैसे कोरोनरी ब्लॉकेज है इस तरह से, या फिर हाइपरटेंशन है, तो अलग अलग है इसकी बीमारियों के। तो ये होने के और भी चांसेस हो जाते हैं। ओबेसिटी आपको पता ही है, kg/m² जो BMI निकालते हैं, वो अगर आपका 25 के ऊपर चल जाता है तो ओबेस को हम उसको ले लेते हैं। तो kg मीन्स आपका वज़न kg में और आपका हाइट जो है वो मीटर में, तो इसका आपने मीटर का स्क्वायर कर लिया, तो kg है, ऊपर kg ले लेते हैं हम और नीचे में फिर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये kg/m² को अगर ये 25 के ऊपर आ जाता है तो ओबेसिटी का हम इसको मान लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये अलग अलग तरह के डिसीज़ जो है ये आपके शरीर में आ सकते या हो सकता है। एक श्लोक मुझे अभी याद आ रहा है कि जो स्थूलता और कुशता जो आती है, तो ये 8 प्रकार के अलग अलग जो है डिसीज़, निंदनीय डिसीज़ कहे गए हैं संहिता में, उसमें स्थूल और कुश है। तो उसमें भी स्थूल ये अच्छा नहीं माना जाता है, कुश तो ठीक ठाक है, एक बार हम उसको क्या कहते हैं कि अच्छा ले लेते हैं, लेकिन स्थूल को हम नहीं लेते। स्थूल मीन्स ओबेसिटी को इसको कहते हैं कि कार्श्यमेव वरम स्थूल्यम न ही स्थूलस्य भेषजम, मीन्स कार्श्य ये अच्छा है स्थूलता से, मीन्स ओबेसिटी से। जो अपना आप अगर अंडर वेट है तो वो ठीक है, लेकिन आप अबव वेट अच्छा नहीं है, ओबेसिटी अच्छी नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं अजीर्ण से बन जाती है। अगर आप अजीर्ण का अगर और भी मैं आपको विस्तृत से बताऊंगा तो इसमें आमाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है, विष्टदाजीर्ण है, रसशाजीर्ण है, दिनपाकी अजीर्ण है। तो इस तरह अजीर्ण आते हैं या इस तरह अजीर्ण बताए गए हैं। ये अग्नि पर भी डिपेंड है, मंदाग्नि अपनी तीक्ष्णाग्नि है, समानाग्नि है, विषमाग्नि है, इस तरह से भी अग्नि पर भी डिपेंड रहता है ये अजीर्ण का। तो आपको अपने आहार जो लेना है वो अग्नि के अनुसार लेना है। मीन्स क्या है, अग्नि का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे? अग्नि का मीनिंग होता है कि आपका डाइजेशन किस तरह से है, आपका डाइजेस्टिव फायर किस तरह से है, आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं। और हम सबको पता रहता है कि हम 3 रोटियां डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारा रूटीन जो चलता है। अगर हमने 4-5 रोटियां ले ली तो आपको खुद को पता है कि उसका क्या होने वाला है, आप वो खुद ही अनुभव कर, आपने पहले भी ये प्रीवियस अनुभव ले लिया रहता है, इसलिए आपको पता ही रहता है कि मुझे 3 से ऊपर रोटियां नहीं सूट होगी। यह मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ।
तो इसी कारण से आपको अग्नि के अनुसार डाइट लेना है। तो ये हम थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ जा रहे हैं कि आपका अगर अजीर्ण हुआ है तो क्या करना है। अजीर्ण हुआ है तो आपको सबसे पहले करना है लंघन। रसमेव विकाराणाम लंघनम परम औषधम। तो रसज विकार में जो आहार रस है और उसके बाद में रस बनेगा आपका धातु, तो रसज विकार में आपको लंघन करना है या फिर अजीर्ण में आपको लंघन सबसे पहले करना है। इसमें अलग अलग तरह के प्रकार है, विदग्धे वमन उष्टब्दे स्वेदन। तो जो आम अजीर्ण में दीपन पाचन का है, जैसे नागरमोता हो गया जो दीपन करता है, दीपन पाचन जो है चित्रक करता है, या फिर कोई लोग इसमें दीपन में या पाचन में फिर अलग अलग तरह की मेडिसिन लेते हैं। जैसा हिंगवाष्टक आपने सबने सुना होगा, त्रिकोटिकम अजमोदा स्वेदम जिरके द्वय, उसमें फिर अष्टमो हिंगु भागा आया है, तो इसको भी लेते हैं। तो ये अलग अलग तरह के चिकित्सा का पार्ट है। आपको किस तरह से अजीर्ण रहता है उसके ऊपर डिपेंड है। आपको लीवर की कोई गड़बड़ी नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी अगर बुखार आके चला गया है, आपका कोई वायरल डिसीज़ हुआ है या कुछ अलग अलग तरह के जो फीवर है वो होके गए, आपके डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उसके कारण से बहुत बार लीवर की कमजोरी पाई जाती है। लीवर का जो सिक्रेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि अग्नि का स्थान जो है वो लीवर ही है। तो उसी कारण से आपको लीवर का भी ध्यान रखते हुए, आपका लीवर किस तरह से मजबूत है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके हिसाब से भी आपको डाइट का पैटर्न रखना चाहिए, डाइट लेना चाहिए। आपको डाइट में जो है वो रात को जो खाना आपने अगर ले लिया तो उसमें आपने तुरंत सोना नहीं है। आपको 2-3 घंटे का, एक तो आप कहीं घूम सकते हैं 2-3 घंटे के लिए, या फिर कहीं आप जा सकते हैं, या कहीं आप कुछ वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत रात के खाने के बाद में सोना नहीं है। रात के खाने के बाद में आपको शतपावली या एक वर्ड आता है, तो जो है आपको चलना है, कुछ दूरी तक आपको चलते जाना है। तो उस तरह से आप कर सकते हैं, हल्का फुल्का सा आप चल दिए, वापस आ लिए, थोड़ा पानी पी लिए, इस तरह करते, लेकिन तुरंत सोना नहीं है। दोपहर में भी ग्रीष्म ऋतु अगर छोड़ के, ग्रीष्म ऋतु में समर सीज़न, उसको छोड़ के आप किसी भी ऋतु में सोना नहीं है। सिर्फ आप ग्रीष्म में सो सकते हैं, वो भी वाम कुक्षी, वाम मीन्स लेफ्ट लैटरल पे आपको सोना है। अगर सो रहे हैं आप तो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म मीन्स समर सीज़न में, लेकिन बाकी सीज़न में आपको रेनी सीज़न है या फिर विंटर सीज़न, इसमें सोना वर्जित है, नहीं बताया गया है। ये सर्वदोष प्रकोपनम इस तरह से आया। मैंने पहले भी आपको ये वीडियो में बताया, अगर किसी ने अगर देखा गया सुना होगा तो ये आपको बात ध्यान में आएगी। लेकिन अगर कोई फ्रेशली इसको सुन रहे हैं तो दिन में सोना बिल्कुल नहीं है। और जो वाटर इनटेक है वो आपको 3 लीटर से ऊपर नहीं लेना है, जो किडनी को ज़्यादा प्रेशराइज करेगा, किडनी के ऊपर लोड बढ़ाएगा, इसलिए आपको 3 लीटर के ऊपर पानी नहीं पीना है। खाने के बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं, खाने के पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाता है। थोड़ा बहुत आप बाद में पी सकते हैं, लेकिन खाने के पहले नहीं। अगर स्थूलता है तो उसमें फिर पानी जो पीना है वो पहले बताया गया है, लेकिन बाकी इसमें नहीं बताया गया है पीने के लिए। स्थूल मीन्स जो ओबेज पेशेंट है उन्हें बताया गया है। आप गुनगुना पानी, अजीर्ण अगर रहा तो आपको गुनगुना पानी ले सकते हैं। हिंग जैसा जो दीपन पाचन करने वाला है उस तरह से आप ले सकते हैं। शिवाक्षार पाचन करके आता है वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने चित्रक कहा, नागरमोता कहा, नागकेशर का, वो लिख सकते हैं आप। थोड़ा आपको लीवर को अगर स्टिमुलेट करना है तो पुनर्नवा है, भृंगराज है, भुयामल की है, इस तरह से आपको इसको दवाई में ले सकते हैं। लेकिन ये आप जो मैं दवाई का नाम बता रहा हूँ ये आप खुद से बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद के फिजिशियन है उनके पास जाके आप ये ट्रीटमेंट करवाना है। खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये सही नहीं रहता है। किसी को क्या सूट हो जाए कोई बता नहीं सकता है। किसी को छोटा डोज भी लाभकारक होता है, किसी को बड़ा डोज भी लाभकारक नहीं होता है। तो वो जो पार्ट है वो आप चिकित्सक के ऊपर डाल दीजिए, ट्रीटमेंट का पार्ट। सिर्फ आपको एक जानकारी मिले, इसी मैं आपको ये मेरा नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। आपको एक अच्छा सा आपको नॉलेज मिलता रहे, आयुर्वेद के बारे में आपको नॉलेज मिलता रहे, इसीलिए मेरा ये वीडियो शेयर करने का मेन मोटो रहता है। ऐसा नहीं कि आप खुद जाके खुद ही ट्रीटमेंट करवा ले, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये सब बातें समझ के
इसका ट्रीटमेंट का पार्ट करवाना है डॉक्टर्स के पास जाके, जो भी आपके नज़दीक में आयुर्वेद फिजिशियन उनके पास जाके करवाना है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी फैमिलीज़ है, दोस्त लोग हैं, उनमें शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनमें भी अवेयरनेस बढ़े। बहुत बार क्या होता है कि पता ही नहीं रहता है कि ये सभी चीज़ें जो है हमारे डाइजेशन के लिए हानिकारक है, पता ही नहीं रहता है। हम सिर्फ उसको एक लाइटली वे से लेते रहते हैं। जब वो डिसीज़ में रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिसीज़ के लिए, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। बहुत लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जिनका जिसे कहते हैं ना कि जो खा रहे वो भी बिल्कुल नहीं पचता है उनका, तो वो भी मैंने देखा है। कि जैसा एक पेशेंट का मैं आपको एक उनने कई वाली बात कहता हूँ कि जिसको हम कोई सब्जी कहेंगे, जैसे पालक की सब्जी है या फिर कुछ और भी सब्जी ले लीजिए आप, तो वो सब्जी उनके लैट्रिन में वैसे की वैसी आ जाती है। तो इस तरह से उनका अपचन हो जाता है, या वो डाइजेशन उनका इतना वीक हो जाता है कि कुछ भी नहीं पच पाता है। तो इस तरह की कंडीशन किसी में भी ना बने। आप शुरुआत में ही सतर्क हो जाए एकदम, जिसको कहेंगे कि हम कॉन्शियस हो जाए कि हमारे ऊपर डिसीज़ हावी ना हो जाए, क्योंकि ये फिर थोड़ा साइकोलॉजिकल और बन जाता है। अगर उसी में अगर आप घूमते रहेंगे डिसीज़ में, तो आप ये डिसीज़ शुरुआत में ही समझ के, आपको अजीर्ण है, अपचन है, इंडाइजेशन है, आपका बराबर ये काम नहीं कर रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको सतर्क होके आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।